Hello and welcome once again to Kitabi Baatein. I'm Abhishek, also known as Books Wale Bhaiya, and my guest today is lawyer and author Rajesh Talwarji, who is with us today and will be talking about this book, which is recently written of Harvard, Oxford, and Cambridge, The Past, Present, and Future of Excellence in Education. Rajesh ji has studied in both India and abroad, and today he will be talking about the education system of various countries as compared to India. What differences he sees there? What are the deficiencies in India's education system, and what can be done to make a course correction? Rajesh ji, it's a pleasure to have you here. Thanks, Abhishek. It's very good to see you again. The last time we had met, you were Books Wale Bhaiya, but now you are Yes. Kitabi Baatein, which is the same thing. Yes. And I think Right. in the previous session, we had spoken about one of my children's books, The Boy. That's right. Uh, this is a series of historical books. That was a very interesting Right. session. And viewers wrote to me that they had enjoyed the session very much. Especially, they found That's your great, sir. interviewing skills very good as compared to other book bloggers. So let me congratulate you on that. And it's good to be with you Thank you again. so much, sir. Yeah, Same here, to sir. discuss another book. तो सर हम बात शुरुआत करते हैं. वी आर टॉकिंग ऑफ एजुकेशन, जो एक एक पॉलिसी के तौर पर हमेशा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है. वेरी ऑफन हम बातें करते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम नीड्स अ चेंज. इंटरेस्टिंगली दिस इज इन अ कंट्री जहाँ पे हम अक्सर बात करते हैं अपने पास्ट की, ग्लोरीफाइड पास्ट की. एक समय जब इंडिया का स्थान बहुत ऊपर था इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, एंड अब्रॉड से स्टूडेंट्स हमारे यहाँ आया करते थे. वी से कि ब्रिटिशर्स ने सिस्टम को डिस्ट्रॉय करा, अपना सिस्टम रखा, एंड लॉट मेनी थिंग्स. बट सच्चाई ये है, द ट्रूथ इज टुडे आवर एजुकेशन सिस्टम इज इन नीड ऑफ बिग रिफॉर्म्स. We are not sure if that is happening and if that's happening to what extent. But as someone like you, जिन्होंने इंडिया और अब्रॉड दोनों जगह से एजुकेशन ली है, आप अपने कुछ एक्सपीरियंसेस अगर हमारे साथ शेयर करें कि क्या डिफरेंसेस आप देखते हैं इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में और यूनिवर्सिटीज अब्रॉड. व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी एज समवन हु स्टडीड इन बोथ प्लेसेस? थैंक्स अभिषेक. एक्चुअली मैं बहुत साल पहले जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था हिंदू कॉलेज में, तो मेरी तमन्ना थी कि मैं कोई बहुत बड़ी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाऊं, मसलन हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ऐसी यूनिवर्सिटी में जाऊं. और मैंने अप्लाई भी किया बहुत जगह, लेकिन एडमिशन भी मिला, लेकिन स्कॉलरशिप, फुल स्कॉलरशिप मिला नहीं. और माँ बाप के पास इतने पैसे थे नहीं, मेरे पास खुद भी इतने पैसे नहीं थे, तो जा नहीं पाया. तो बहुत सालों बाद मैं एज अ मैच्योर स्टूडेंट गया यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम. तो क्योंकि मैं एज अ मैच्योर स्टूडेंट गया था, मैं ऑलरेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदू कॉलेज में पढ़ चुका था, कैंपस लॉ सेंटर में पढ़ चुका था, लॉ प्रैक्टिस कर चुका था, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 साल पढ़ाया था, जामिया मिलिया में 3 साल पढ़ाया था. तो जब मैं गया एज अ मैच्योर स्टूडेंट, तो मैं कंपेयर कर सकता था दोनों सिस्टम्स को, दोनों यूनिवर्सिटीज़ को, एक छात्र के पर्सपेक्टिव से और एक अध्यापक के पर्सपेक्टिव से, दोनों पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मैं टीचर भी रहा, प्रोफेसर भी रहा. तो जब मैंने नॉटिंघम की लाइब्रेरी देखी तो मुझे बहुत दुख हुआ. दुख इसलिए हुआ क्योंकि इतनी इम्प्रेसिव लाइब्रेरी थी, 6-7 मंजिल की लाइब्रेरी थी, बहुत सारी किताबें थी, बहुत वेल ऑर्गेनाइज थी. हमारी भी लाइब्रेरी बहुत शानदार थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो आर्ट्स फैकल्टी की लाइब्रेरी थी. लेकिन वो दिल्ली तो कैपिटल है, और ये एक लाइब्रेरी है जो, मतलब ऐसी 50 लाइब्रेरी हैं, हर यूनिवर्सिटी के पास बहुत बढ़िया लाइब्रेरी है. तो जो रिसर्च फैसिलिटीज़ वहाँ पे मैंने देखी वो बेहतरीन थी. दूसरा, मैंने देखा कि वहाँ पे जो पढ़ाने का तरीका था वो बहुत हमारे यहाँ से मुख्तलिफ था. हमारे यहाँ एक इंस्ट्रक्शन मॉडल उस समय भी डोमिनेंट था और आज भी डोमिनेंट है. मतलब टीचर आता है और इंस्ट्रक्ट करता है, लेक्चर दे के चले जाता है. वहाँ पे थोड़ा राइट. सिस्टम अलग था. वहाँ पे ऐसा करते थे कि वो अक्सर एक राउंड टेबल में स्टूडेंट्स को कहते थे कि आप यहाँ पे बैठ जाइए और डिस्कस करिए फलाना फलाना टॉपिक. और स्टूडेंट्स को पहले पढ़ के आना था, फिर पढ़ के आते थे तो वो खुद ही डिस्कस करते थे. तो जो
प्रोफेसर थे वो एक किस्म के मॉडरेटर थे। तो इस तरह की पढ़ाई में एडवांटेज ये है कि वो स्टूडेंट्स को फोर्स कर रहा है कि वो खुद सोचें एक पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरे स्टूडेंट्स को चैलेंज करें। और प्रोफेसर बीच बीच में आता था और डायरेक्शन ठीक कर देता था, जब क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो कई दफ़ा ऑफ ट्रैक चले जाते थे। तो इससे जो है क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इम्प्रूव होती थी। और राइट। हमारे यहाँ रट्टे का भी बहुत एम्फेसिस था, और कुछ प्रोफेसर आते थे वो अपने पुराने 10 साल पुराने नोट्स आके क्लास में डिक्टेट कर देते थे। तो आप सोचिए कि इसका क्या फ़ायदा हो सकता है। मतलब ये प्रोफेसर्स अप टू डेट नहीं है, क्या रिसर्च चल रहा है, और बस आके डिक्टेट कर रहे हैं। वो तो फिर आप फोटोस्टैट करके डिस्ट्रीब्यूट कर दें, उसमें क्या फ़र्क है, उसमें सबकी टाइम सेव करेक्ट। होगा। तो जैसे आपने एक बहुत फंडामेंटल डिफरेंस बताया जो अक्सर हम कहते हुए कि टीचिंग ओवरऑल टीचिंग मेथडोलॉजी और जो एक एक्सपीरियंस स्टूडेंट लेता है उसका फर्क है। इसमें इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो एक हैरानी की बात ये आती है कि ऐसे ही एजुकेशन सिस्टम से निकले हुए लोग आज ग्लोबल सीईओज हैं। हम देख बहुत से ऐसे छात्र जो भारत में पढ़े जिन्होंने एटलीस्ट अपनी बेसिक क्वालिफिकेशन एटलीस्ट ग्रेजुएशन इंडिया में ली, और ऐसे बहुत से लोग आज ग्लोबल सीईओज बने हैं। इंडिया में तो है ही। इंडियन टैलेंट की बहुत डिमांड है, डिस्पाइट जो भी हम फ्लॉज गिनाते हैं और बहुत जेन्युइन फ्लॉज हैं, इंडियन टैलेंट की बहुत डिमांड है। तो इस डायलेमा को, इस डायकोटोमी को आप कैसे देखते हैं कि एक तरफ हम फ्लॉज बता रहे हैं अपने सिस्टम के, और दूसरी तरफ उसी टैलेंट की, उसी सिस्टम से पढ़ के निकले हुए लोगों की आज विश्व भर में डिमांड है। वो इंडियन लेबर की डिमांड है ड्यू टू देयर स्किल्स एंड नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो चीप लेबर है। वो एक अलग सेगमेंट हो गया जहाँ पे आपको चीप लेबर चाहिए तो आप एक्सचेंज रेट की वजह से इंडिया में काम भेजते हैं। लेकिन इंडियन टैलेंट की ऐसी डिमांड है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? ये एक दुनिया को चकित करने वाला सवाल है कि इंडियंस इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ कैसे बन रहे हैं। और ये तो राइट। प्राइवेट सेक्टर की दुनिया तो बहुत कॉम्पिटिटिव दुनिया है। वहाँ तो लोग राइट। एक दूसरे का कत्ल भी कर देंगे एक पोजीशन पाने के लिए। आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट, वर्ड, गूगल। तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि किस तरह की कट थ्रोट कंपटीशन होगा उस सीईओ की पोजीशन को हासिल करने के लिए। और फिर भी इंडियंस पहुंच रहे हैं हर जगह। तो क्या वजह है कि इंडियंस इतनी तरक्की कर रहे हैं, इसके बावजूद कि यहाँ के सिस्टम्स में बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि कई कारण हो सकते हैं इसके। एक तो है कि जो हमारी प्राचीन सभ्यता थी, हम एक समय दुनिया के हार्वर्ड थे। आज अब राइट। हार्वर्ड गिनाता है, दुनिया को गिनाता है कि भाई हमारे यहाँ इतने सारे अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर्स, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स हार्वर्ड से पढ़ के यस। आए हैं। जी। और ऐसे ही ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज गिनाते हैं कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स इतने हमारे यहाँ पढ़े हैं। तो हमारे यहाँ उस समय नालंदा, तक्षशिला ये प्री एमिनेंट यूनिवर्सिटीज थी, और यहाँ पे बहुत बहुत दिग्गज लोग पढ़ के निकले हैं। जिस तरह से आज बिल्कुल। सब लोग हार्वर्ड जाते हैं पढ़ने, कैम्ब्रिज जाते हैं, ऑक्सफोर्ड जाते हैं, उस समय एशिया से अलग अलग देशों से यहाँ लोग आते थे। तो वहाँ की जो हमारा हेरिटेज है वो कहीं पे अभी भी चला आ रहा है। अब करप्ट हो गया है। अब लोग जी। अभी भी मुझे जब मैं पढ़ाता था तो लोग मुझे गुरुजी कहते थे सम्मान के साथ, लेकिन अब गुरुजी शब्द करप्ट हो गया है। लेकिन अभी कुछ बचा राइट। हुआ कि अभी भी कह रहे हैं। तो एक तो ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा, कुछ हम जेनेटिक एस्पेक्ट भी आप कह सकते हो। जब यहाँ अंग्रेज लोग आए थे तो वो बहुत हैरान थे टू सी द एलिफेंटाइन मेमोरीज ऑफ सर्टेन इंडियंस, स्पेशली फ्रॉम द साउथ। हाँ जी। हैरान थे कि आपको आपने बुक में भी इसका उल्लेख करा है इस ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट का। राइट। ये ये तो वो कि आप हम तो एक पेज याद नहीं कर सकते, ये तो 100 पेज याद कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, इनकी दिमाग की हार्ड डिस्क कैसी है। तो ये भी एक जो हमारा ओरल ट्रेडिशन ऑफ लर्निंग रहा है, एक कहीं से अब यही लोग आ जाके वेस्ट में कोडर्स बनते हैं। तो हमारा पोटेंशियल जो है, आवर पोटेंशियल इज ह्यूज। अब देखिए
to put things in perspective, when you become the CEO of a company like Google, you are not only eliminating the American competition, पूरा जो साउथ अमेरिका के लोग हैं, इतने सारे देश हैं, वहाँ से भी लोग यूएस में पढ़ने आते हैं, यूएस में रहते हैं, वो भी चाहते हैं हम सीईओ बने, वो भी नहीं बन रहे, अमेरिकन भी नहीं बन रहे, यूरोपियंस भी नहीं बन रहे, अफ्रीकन भी नहीं बन रहे, दूसरे एशियन मुल्कों से नहीं बन रहे, चाइनीज नहीं बन रहे, इंडियंस को चुना जा रहा है। तो ये कितनी आश्चर्यजनक बात है कि ये इंडियंस में ऐसी क्या बात है। तो इसमें देखने वाली बात ये है कि हमारा पोटेंशियल इतने खराब सिस्टम के बावजूद डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। वी स्टिल हैव द ग्रेट पोटेंशियल। जब मैं धौला कुआं कैंपस में पढ़ाता था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो एक दिन किसी ने मेरी बड़ी तारीफ की। मैं तो उस समय एक यंगस्टर था। किसी ने कहा सर आपकी क्लास तो मैं कभी मिस नहीं करता। उसने डायरेक्टली नहीं बताया, किसी और के थ्रू पता लगा। तो पहले मैं हैरान था, पर फिर मुझे लगा कि यहाँ पे इतनी भूख है ज्ञान के लिए, स्टूडेंट्स में बहुत भूख है, लेकिन प्रोफेसर अक्सर उनको लेट डाउन करते हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो एक तो उन पे प्रेशर नहीं डालता, दूसरा उनको इंसेंटिव नहीं देता कि आप परफॉर्म करेंगे तो आपको हम इंसेंटिव देंगे। सो ये सारी बातें हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो टीचर है वो पैशन होना चाहिए पढ़ाने के लिए, वोकेशन सिर्फ नहीं होना चाहिए कि आपने बस पढ़ा लिया और सैलरी कमा ली। आप किसी को मोल्ड कर रहे हैं, किसी को शेप कर रहे हैं, एंड कलेक्टिवली आप इंडिया का फ्यूचर शेप कर रहे हैं। राइट, नहीं बिल्कुल। और आई एग्री कि जो एजुकेशन सिस्टम का एक फ्लॉ ये है, दो फ्लॉज में कहूँगा। एक तो ये कि टीचिंग के लिए इंसेंटिव्स जो है वो एक तरह से नहीं है। अगर आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं तो एक माइंडसेट वो है कि आपको सैलरी तो मिल ही जानी है, और पढ़ने वाले बच्चे खुद पढ़ लेंगे या वो ट्यूशन ले लेंगे। और आई थिंक आज के ज़माने में जब बच्चे ही यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं तो लगता है एक ये रिस्क है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ और एग्रेवेट हो सकती है, क्योंकि उनको पता है कि बच्चों के पास सारे संसाधन हैं। जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मेरे को याद है कि हमें जो नोट्स हम लेते थे, खरीदते थे, फोटो कॉपी कराते थे, हमें पता था लिमिटेड सोर्सेज एंड वी आर वेरी डिपेंडेंट ऑन व्हाट द टीचर वाज टीचिंग, क्योंकि ऑब्वियसली एक स्टूडेंट उस लेवल पे नहीं पहुंच सकता जहाँ पे आज एक प्रोफेसर है जो शायद 15-20-25 साल से पढ़ा रहा है। तो एक वो इंसेंटिव सिस्टम कहीं ना कहीं ऐसा है जो फ्लॉड है। इसके साथ साथ एक और बहुत मुख्य बात है जो मुझे लगता है, और जैसा कि आपने भी बुक में जिक्र करा है, वो है रिसर्च का। एक यूनिवर्सिटी लेवल पे रिसर्च आप कितना करते हैं ये बहुत क्रिटिकल है। और अक्सर हम देखते हैं कि जब भी रिसर्च की बात होती है तो इंडिया का स्थान बहुत पीछे है उसमें। हमारे अच्छे टीचर्स भी रहे हैं, बट जब बात आती है रिसर्च की तो हमारे अच्छे टीचर का मतलब रिस्ट्रिक्ट हो जाता है कि आप क्लास में अच्छा पढ़ा रहे हैं या नहीं, बट रिसर्च आता है तो हम उसमें बहुत पीछे हैं। तो और वो ओवरऑल एजुकेशन की क्वालिटी को आप कह सकते हैं कि इफेक्ट करता है। एग्जांपल है कि इंडियन डॉक्टर्स बहुत अच्छे माने जाते हैं, बट जब बात आती है मेडिकल रिसर्च की तो इंडियंस मेडिकल एरिना जो है वो पीछे है। इंडिया में डॉक्टर जो एजुकेट होते हैं क्योंकि उनको बहुत पेशेंट्स देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, तो उनको एक तजुर्बा मिल जाता है। एंड नो वंडर इंडियन डॉक्टर्स डू वेरी वेल बोथ इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड। बट जब बात आती है रिसर्च की तो हम देखते हैं कि अक्सर इंडियंस उसमें पीछे हैं। जो रिसर्च हुई है उनमें जो इंडियंस हैं वो वही हैं जो भारत से बाहर काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो रिसर्च का एस्पेक्ट जो मैं कहूँगा कि बहुत एक वे में आप कह सकते हैं कि मिसिंग है आज भी, उसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब ये जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था तो मेरे साथ के जो प्रोफेसर थे वो कई दफ़ा उन्होंने अपने सब्जेक्ट पे, अपने विषय पे किताब पढ़ी नहीं थी, उस साल की रिसर्च नहीं पढ़ी थी और पिछले 5-7 साल की रिसर्च नहीं पढ़ी थी। तो ये तो बहुत दुखदायक बात है। और वेस्ट में ऐसा है कि पब्लिश और पेरिश, वहाँ पे आप पब्लिश नहीं करेंगे अपनी रिसर्च तो आपको दरवाज़ा दिखा देंगे कि आप अब काबिल नहीं है कि आप पढ़ा सकते हैं। हो सकता है वो थोड़ा ज़्यादा हार्श हो, लेकिन हम इतना भी लीनियंट नहीं हो सकते कि आप कुछ पढ़ ही नहीं रहे, आप स्टूडेंट्स आपसे ज्ञान लेना चाह रहे हैं, आप पुरानी बातें उनको बता रहे हैं 10 साल पुरानी, 15 साल पुरानी। ऐसा तो नहीं चल सकता। रिसर्च पे फोकस बहुत ज़रूरी है। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, रिसर्च और टीचिंग स्किल्स। इनका जब मर्जर हो जाएगा, मैं जब हार्वर्ड गया था तो मैंने देखा कि हार्वर्ड
कंपेयर टू ऑक्सफोर्ड, और ये मैंने किताब में भी जिक्र किया है कि हार्वर्ड दोनों चीज़ों को महत्व देता है, टीचर यस टीचिंग स्किल्स और रिसर्च दोनों को। अब ऑक्सफोर्ड में आप देखेंगे कि रिसर्च को वो शायद ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं टीचिंग स्किल्स के मुकाबले। तो हो सकता है ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड से एक कदम आगे हो रिसर्च में, लेकिन बिल्कुल कोई बहुत अच्छी रिसर्च कर रहा है, उसमें काबिलियत भी होनी चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को पढ़ा पाए। तो एक किस्म हमें दोनों चीज़ें चाहिए, एक रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन और एक टीचिंग गुड क्वालिटी टीचिंग ओरिएंटेड पर्सन। तो आई थिंक आपने बात बिल्कुल सही कही है। और अभी तक तो हम कह सकते हैं डेफिनेटली कि रिसर्च का वैसा कल्चर अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इंसेंटिव सिस्टम जैसा मैंने कहा बहुत फर्क है। क्योंकि एक टीचर को पता है उसे रिसर्च करके शायद कुछ ज्यादा हासिल नहीं होना, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग रिसर्च वो अपना टाइम स्पेंड कर देंगे और जगह पढ़ाने में, प्राइवेट ट्यूशंस लेने में। तो कहीं ना कहीं ये एक सच्चाई है जिसके साथ हम एटलीस्ट अभी तक तो जूझ ही रहे हैं। लेकिन जब भी हम एजुकेशन की बात करते हैं राजेश जी, एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आता है, वो है प्राइमरी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन। वो एक ऑफन बहुत ही बड़ा एरिया है जो अनफॉर्चुनेटली बहुत इग्नोर हुआ है। और आज चाहे हम प्राइमरी एनरोलमेंट और एजुकेशन में कह सकते हैं कि हम 25 साल पहले जहाँ थे, 20 साल पहले जहाँ थे, वहां से फर्क है, क्योंकि नंबर्स ज्यादा हैं, ज्यादा लोग एनरोल हो रहे हैं। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये है कि सरकारी स्कूलों में खास तौर पर आज भी ये हाल है कि बच्चे जो प्राइमरी एजुकेशन कर भी लेते हैं, उनको जैसे अपना नाम लिखने या मैथ्स के बेसिक सम्स करने में भी प्रॉब्लम है। उसके लिए सब कुछ जिम्मेदार एनवायरनमेंट, खासतौर पर टीचर्स, और बहुत से इश्यूज हैं जो प्लेग करते हैं, जैसे टीचर एब्सेंटिज्म, टीचर्स ने आना ही नहीं है और उनको कोई मॉनिटर नहीं कर रहा। तो जब हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की, इंडिया के सुपर पावर बनने की, एक्सीलेंस एजुकेशन की, प्राइमरी लेवल पे ही जब अगर हालात ऐसे होंगे, आपके लेवल पे ही ये हाल है, इसको प्राइमरी एजुकेशन में जो मेलाइस है उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, प्राइमरी एजुकेशन अगर हम इम्प्रूव करें, अब जो की जा सकती है, और उसमें एड टेक का बहुत बड़ा हाथ रह सकता है। अगर राइट प्राइमरी एजुकेशन हमारी इम्प्रूव हो तो सेकेंडरी एजुकेशन ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि जो राइट स्कूल से बच्चा निकलेगा वो ज़्यादा समझदार होगा, तो ऑटोमेटिकली पुश मिलेगा। ऐसे ही अगर आप राइट लिटरेसी इम्प्रूव कर दें देश की, 100% लिटरेसी जो कंसीवेबल है एडटेक के टूल्स को यूज करके, उससे भी हायर एजुकेशन फ्लावर करेगी, क्योंकि जब पेरेंट्स भी एजुकेटेड होंगे, आसपास में सभी लिटरेट होंगे, एक ओवरऑल सोसाइटी का लेवल ऊंचा हो जाएगा, फिर वो राइट अंधविश्वास कम हो जाएगा, एजुकेशन एजुकेशन की तरफ ओरिएंटेशन बढ़ जाएगी। तो ये सारी बातें हैं, और आप ठीक कह रहे हैं कि प्राइमरी एजुकेशन, मैं तो हैरान था जब मैं यूके गया तो मुझे पता लगा कि स्कूल टीचर्स को यूनिवर्सिटी लेक्चर से ज़्यादा तनख्वाह मिलती है। ज्यादा मिसिंग राइट हाँ जी, तो वो कहते हैं कि भाई बचपन आप हैंडल कर लें ठीक ठीक से, स्कूल वो अच्छी स्कूलिंग से निकल आए तो कॉलेज तो वो खुद ही संभाल लेगा। खुद ही संभाल सदर पाएंगे। हाँ, तो स्कूलिंग पे हमें तवज्जो देनी चाहिए। हमारा जो बीएड का सिस्टम है कि कोई बीएड कर लेता है कैसे तैसे, बीएड की डिग्री लेना बहुत आसान है, कुछ लोग तो गलत तरीके से भी ले लेते हैं, और फिर बीएड की डिग्री आपके पास है फिर जाके पढ़ा लीजिए। तो कोई राइट और भी क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, कोई और भी मोडालिटी होना चाहिए, ताकि आप अपने बच्चों का दिमाग ऐसे टीचर के सामने रखें, उसको पावर दें कि आप बच्चे को मोल्ड कर सकते हैं राइट जो इस काबिल हो। तो बिल्कुल यू आर राइट, प्राइमरी एजुकेशन इज एट द हार्ट ऑफ ओवरऑल एजुकेशन इन द कंट्री। बिल्कुल। तो आपने राजेश जी एडटेक की बात करी कि कैसे हम टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, बहुत से जगह पर ये ऑलरेडी यूज हो रहा है, बट अगेन अनफॉर्चुनेटली एक तो हम अभी भी देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में क्योंकि टेक्नोलॉजी के लिए एक इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो पहले करनी पड़ेगी, बट जब बात आती है गवर्नमेंट में इस्तेमाल करने की, तो मुझे लगता है दो चैलेंजेस हैं। पहला ये कि ऑफ कोर्स इसके लिए भी आपको एक खर्चा करना पड़ेगा पहले, और हमारे देश में एजुकेशन का जो आप कह सकते हैं कि जो प्रपोर्शन है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी एक्सपेंडिचर, वो ऑलरेडी काफी कम है।
जो एक डिजायरेबल लेवल होना चाहिए उससे काफी कम है। तो जो भी हम सक्सेसेस की बात करते हैं वो ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में। एक एस्पेक्ट है कि उसका खर्चा, दूसरा एस्पेक्ट अगेन जैसे हमने बात करी एटीट्यूडिनल शिफ्ट। अगर आपकी डिग्री ही आपको पैसे देकर प्रैक्टिकली मिल रही है और एब्सेंटिज्म पे कोई रोक नहीं है, कोई उसको मॉनिटर नहीं कर रहा, और ऐसे तक केसेस सुने कि जो मिड डे मील्स सरकार ने शुरू करा था, इवन वहां पे भी आप घोटाले देख रहे हैं। बहुत बार ये तक सुनने में आता है कि टीचर्स ही जो है उसको मिसयूज करके अपने उस खाने तक को अपने घर ले जा रहे हैं, ऐसे तक के हमें केसेस सुनने को मिले हैं। तो इन चैलेंजेस को देखते हुए आप कैसे देखते हैं कि हाउ विल टेक्नोलॉजी हेल्प इन रिमूविंग दीज बॉटलनेक्स? देखिए, मैं कुछ साल पहले चाइना गया था और जब मैं अपनी टैक्सी से बाहर निकला तो मेरे पास एक ऐप था मेरे फ़ोन पे। मैंने टैक्सी ड्राइवर को कहा कि मुझे फलानी फलानी जगह ले चलो। तो मैंने अंग्रेज़ी में बात की। मेरी जो अंग्रेज़ी थी वो उस ऐप ने ट्रांसलेट कर ली मैंडरिन और कैंटोनीज़ में, और टैक्सी ड्राइवर समझ गया मेरे को कहाँ जाना है। तो ये ऐप्स हैं आजकल जो आपको ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस ट्रांसलेशन डिलीवर कर सकते हैं। मेरे एक प्रोफेसर मित्र हैं यूके में, वो मैनेजमेंट पढ़ाते हैं वहाँ की एक बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी में। उनके बहुत सारे क्लाइंट्स ओवरसीज हैं। तो जब वो पढ़ाते हैं, उनके जब जर्मन क्लाइंट्स हैं, स्पेनिश क्लाइंट्स हैं, चाइनीज़ क्लाइंट्स हैं, तो वो बात करते हैं अंग्रेजी में, लेकिन एक स्क्रिप्ट नीचे कंप्यूटर पे स्क्रिप्ट चलती रहती है जिस भाषा में वो चाहें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक एप्लीकेशन है तो जो उनकी बात समझ सकता है। तो अब आप देखें कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में जो डिफरेंस है वो एक एप्लीकेशन ब्रिज कर सकता है, ट्रांसलेशन एप्लीकेशन ब्रिज कर सकता है। समझिए अगर आप सुन रहे हैं एक बहुत बेहतरीन लेक्चर, वो अब किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो सकता है, तेलुगु में, तमिल में। ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और ये विद इन अ फ्यू सेकंड्स किया जा सकता है। और अब आपके पास ये भी ऑप्शन है, अगर मैं लेक्चर सुनना चाहता हूँ तो मैं लेक्चर ना केवल इंग्लिश में सुनूं, मैं ये टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन है कि मैं इंग्लिश बीबीसी एक्सेंट में सुन सकता हूँ, इंग्लिश एक्सेंट में सुन सकता हूँ, अमेरिकन एक्सेंट में सुन सकता हूँ, इंडियन एक्सेंट में सुन सकता हूँ। ये सारे ऑप्शंस बहुत जल्दी आ रहे हैं, दे विल सून बी अवेलेबल। और अब तो ये कह रहे हैं कि जब एशिया राइज करेगा, जब यूरोपियन और अमेरिकन क्लाइंट्स हमारे साथ एंगेज करेंगे, तो हो सकता है कि कल वो एक अमेरिकन कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को बोले कि भाई आप इंग्लिश बोलें इंडियन एक्सेंट में जी। तो ऐसी ऑप्शंस हो रही हैं। तो हमारे बहुत एडवांटेजेस हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर पावर है, एडटेक पावर है। एक सिनर्जी होनी चाहिए। हमारी जो एडटेक कंपनीज हैं उनको गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा। कोलैबोरेट करके जो स्कूल्स निगलेक्टेड हैं, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ तक एजुकेशन पहुँचाई जा सकती है, मैं समझता हूँ। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। आई थिंक एक एग्जांपल जो मैं अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखता हूँ वो है ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं, जैसे यूट्यूब है या यूडेमी है। आप पाइथन, जावा जैसी लैंग्वेजेस एक 500 या 600 रुपए के कोर्स देकर सीख सकते हैं। और ऐसे बहुत से इंस्ट्रक्टर्स हैं जो बहुत ही अच्छे इंस्ट्रक्टर्स हैं। आप उनकी रेटिंग्स देख सकते हैं कि कितने लोग ऑलरेडी एनरोल हुए हैं। तो एक पाइथन सीखने के लिए या एक जावा सीखने के लिए आपको एक आईआईटी जाना जरूरी नहीं है। ऑफ कोर्स एक ब्रांड नेम का आज भी फर्क है, लेकिन आप वो स्किल सीख सकते हैं। और एक जो मुझे लगता है साथ के साथ ये भी हो रहा है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम खासतौर पर देख रहे हैं कि डिमांड सबसे ज्यादा आज स्किल की है। यदि आपके पास एक प्रेस्टिजियस डिग्री नहीं भी है, लेकिन अगर आप वो काम पर्टिकुलर काम करके दे सकते हैं, तो इट डजेंट मैटर कि आपका क्या बैकग्राउंड है। अगर आपकी कंपनी को पाइथन पे काम कराना है, किसी स्पेशलाइज स्किल पे काम कराना है, आप वो काम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एक डिमांड है। तो ये हमने जैसे बात करी सप्लाई साइड की करी कि एजुकेशन में क्या है, लेकिन जब ये डिमांड साइड का हम फर्क देख रहे हैं कि एनी प्रेस्टिजियस कंपनी इज ओके टू हायर यू एज लॉन्ग एज यू हैव द स्किल सेट। तो जब डिमांड साइड से भी आप एक चेंज देखते हैं, तो आपको लगता है कि ये जो एक चीज है, ये विद द सप्लाई साइड की आपको एजुकेशन का एक हम कहते हैं डेमोक्रेटाइजेशन हो गया है कि हर कोई एक्सेस कर सकता है। इनका जो एक मैच है, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि फर्दर एक
इम्प्रूवमेंट की तरफ कदम है एजुकेशन के लिए? हाँ, देखिए, हमें डिमांड और सप्लाई को मद्देनजर रखना पड़ेगा। फर्जन अगर हम बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उन इंजीनियर्स राइट, को नौकरी नहीं मिल रही, तो क्या फायदा राइट, होगा। और हमारे बिल्कुल, बच्चे जो हैं वो मेडिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं, पर यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस उपलब्ध नहीं हैं, तो वो रशिया जा रहे हैं, यस, यूक्रेन जा रहे हैं, यहाँ से फॉरेन यस, एक्सचेंज भी बाहर जा रहा है। तो एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए, बिल्कुल, मैन पावर प्लानिंग होनी चाहिए। ये तो गवर्नमेंट बेहतर कर सकती है, गवर्नमेंट की नोडल एजेंसीज बेहतर कर सकते हैं कि सप्लाई और डिमांड, आप बहुत अच्छी डिग्री लेके निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी से, लेकिन उस डिग्री की डिमांड नहीं है। आपने स्किल डिमांड सेट की नहीं, बात की, तो स्किल सेट्स बहुत ज़रूरी हैं। और ये भी बहुत अच्छा कदम लिया है गवर्नमेंट ने कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट जो एक अलग से बनाई है। लेकिन जहाँ पे हम पीछे रह गए हैं, अशोका मोदी एक प्रिंसटन के प्रोफेसर हैं, उन्होंने जी, पिछले जी, साल एक किताब लिखी, इंडिया इज ब्रोकन। तो इज़ उसमें वो ब्रोकन, जिक्र राइट, करते हैं कि हमारी आज़ादी से अभी तक हमने एजुकेशन को निगलेक्ट किया है। तो यस, इसमें वो पंडित नेहरू को भी कटघरे में डालते हैं। आजकल सब नेहरू जी की तारीफ करते हैं कि IITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, यस, लेकिन नेहरू जी ने भी प्राइमरी एजुकेशन को निगलेक्ट किया। तो मोदी नेग्लेक्ट साहब किया था, जो है, बिल्कुल, अशोका मोदी, वो कहते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ विच गवर्नमेंट वाज इन पावर। अब वो मत देखिए, बीजेपी थी, कांग्रेस थी, कोई और थी, गवर्नमेंट थी, सबने निगलेक्ट किया है एजुकेशन सेक्टर को। अब हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, इन्होंने भी जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था भाई एजुकेशन को हम प्रायोरिटी देंगे, लेकिन यस, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट बढ़ी है। एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि अब 4.5 हो गई है, पहले से बेटर हो गई है। सो लेट्स गिव सम क्रेडिट टू मिस्टर मोदी, बट एट द सेम टाइम मिस्टर मोदी नीड्स टू बी आस्क्ड, भाई 4.5 ही क्यों है। जो यस, कोठारी कमीशन 1966 में उन्होंने 6% रिकमेंड किया था। जी, ब्राजील आजकल 6% इन्वेस्ट करता है, साउथ अफ्रीका 6.6 इन्वेस्ट करता है। अगर हम विश्व गुरु की बात करते हैं, वर्ल्ड प्लेयर बनना चाहते हैं, दुनिया के गुरु होने की बात करते हैं, तो कम से कम इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी ना। आप बिल्कुल, बिल्कुल, खाना बनाना चाहते हैं, लेकिन सब्जी, मसाले, घी, ये सब चीजें नहीं खरीदेंगे तो फिर खाना कैसे बनेगा। तो बिल्कुल, इट इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ स्पेंडिंग द मनी प्रॉपरली। आप ठीक से स्पेंड करें, कैसे स्पेंड करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन यू हैव टू गेट द राइट इन्वेस्टमेंट इन, एंड यू ऑफ नीड कोर्स, ऑल्सो लीडरशिप। मैं समझता हूँ कि जैसे हम बात करते हैं, मिस्टर गडकरी की बड़ी तारीफ होती है कि भाई उन्होंने सड़कें बना दी, और अक्रॉस द पार्टी, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज दे अप्रिशिएट हिम कि उन्होंने वाकई में बहुत अच्छा काम किया है। So we बिल्कुल, need बिल्कुल, somebody like Mr. Gadkari in the education sector. What Mr. Gadkari did for the roads, this is as or far more important कि education के लिए हमारे पास कोई ऐसी leadership हो, which should not be बिल्कुल, just a matter of handing out a portfolio because किसी की political power है कहीं पे। Somebody who's competent, somebody who has the skill and determination. अगर ऐसा कोई इंसान आएगा at the bureaucratic level also at the political level, और सारे स्टेट्स को साथ लेके, स्टेट की लीडरशिप को देख के, बिकॉज स्टेट्स में अलग अलग सिस्टम भी है, तो वी कैन यस, रियली वर्क वंडर्स। और देखने वाली बात ये है, विद ऑल दीज डिसएडवांटेजेस, with all the corruption, with all the poor infrastructure, with the lack of libraries, even then Indians are making the impact across the world. अगर ये सब चीजें हम कोर्स, इम्प्रूव कर लें, तो आप सोचिए कोर्स, कि दुनिया दंग हो जाएगी ये कि भारत कर क्या रहा है। इंडिया इज जस्ट फिनोमिनल, they will say, if we ऑफ can कोर्स, redress these issues. बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक लीडरशिप का आपने एक बहुत सही एग्जांपल दिया है, और क्योंकि मुझे लगता है कि लीडरशिप के साथ-साथ ही जैसे हम माइंडसेट चेंज की बात करते हैं, और वो लीडरशिप के थ्रू आने, जैसे हम रोड्स की ही बात करते हैं, तो एक माइंडसेट चेंज लीडरशिप ने करके दिखाया है कि ये किया जा सकता है। और माइंडसेट चेंज जहाँ तक कि मुझे लगता है कि अदर देन द टीचर्स एंड ऑल सोसाइटी एज सच, इट्स ओवरऑल सोसाइटी व्हिच नीड्स टू चेंज। क्योंकि मुझे याद है कुछ समय पहले पीएमईएससी, प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के जो मेंबर है संजीव सान्याल जी, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि यूपीएससी के लिए कि एक तरह से ओवर हाइप्ड
बात है। ऐसा कोई करियर वो नहीं है जिसके लिए लोग इतने दीवाने हैं कि आप 5-5 साल अपने जीवन के लगा रहे हैं और 5-10 लाख लोग जो है दे रहे हैं। पर्सनली मुझे लगा था उन्होंने ठीक कहा था, लेकिन उस पे थोड़ा-सा कंट्रोवर्सी हुई, और ये कहीं न कहीं सच्चाई है कि क्योंकि बहुत से लोग अभी भी इन टर्म्स ऑफ करियर ऑप्शंस एक उस साइकी से बाहर नहीं निकलते कि आप एक गवर्नमेंट जॉब में लग जाओ, आप एक ऑफिसर लग जाओ, आप एक गैजेटेड ऑफिसर बन जाओ और लाइफ सेट है। और उन्होंने एक बहुत खास बात कही थी कि अगर ये फोकस हमारा यूथ और चीजों में लगाए तो शायद हमारे पास ज्यादा बेहतर साइंटिस्ट होंगे, हमारे ज्यादा ओलंपिक के गोल्ड मेडल्स आएंगे, हमारे पास ओरिजिनल रिसर्चर्स आएंगे। तो वो जो एक एनर्जी है, अगर 10 लाख लोग देश के मिलकर एक एग्जाम क्लियर करने में लगा रहे हैं फॉर एक स्टेटस ऑफिसर बनने वाली जॉब, तो वो शायद कहीं ना कहीं प्रायोरिटी एक तरह से गलत डिफाइंड रही है कि कामयाबी का मतलब है कि आप एक बड़े ऑफिसर बन जाइए। वो एक एस्पेक्ट है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं करियर के तौर पर जो की जा सकती हैं, जो की जानी चाहिए, कि आपका लाइफ का एक गोल नहीं हो सकता कि मुझे एक एग्जाम पास करना है। तो बहरहाल राजेश जी, बहुत आपने सही बातें कही, और मुझे उम्मीद है कि हम कुछ चेंजेस समाज में देख रहे हैं, और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में डेफिनेटली देयर विल बी मोर चेंजेस। बट वन लास्ट क्वेश्चन, और एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है राजेश जी, यदि आप देश के एजुकेशन मिनिस्टर हो, एचआरडी मिनिस्टर हो, टॉप 3 प्रायोरिटीज आपके लिए क्या रहेंगे? पहले तो मैं 100% लिटरेसी के लिए फोकस करूंगा, विच कैन बी अचीव थ्रू यूज ऑफ एडटेक, बिकॉज पूरा समाज ही लिटरेट हो जाएगा. दैट विल गिव द होल सोसाइटी अ ह्यूज पुश. सेकेंडली, फोकस ऑन प्राइमरी एजुकेशन. चाहे हम हायर एजुकेशन की बात यहाँ कर रहे हैं कि भाई प्राइमरी एजुकेशन जो गैप है, अब देखें कि नॉटिंघम यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इतना फर्क नहीं है. ब्रिटिश यूनिवर्सिटी जो है वहाँ की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं और वहाँ के जो सेकंड लेवल की यूनिवर्सिटीज हैं उसमें इतना फर्क नहीं है. हमारे में बहुत फर्क है. हमारा जो आईआईटी है और लवली यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जमीन आसमान का फर्क है. नो ऑफेंस टू लवली यूनिवर्सिटी, लेकिन हमारा फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल में बहुत ज्यादा गैप है. तो ये दिस मस्ट नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू. वी हैव टू रेज द ओवरऑल लेवल. और थर्डली मैं कहूँगा, तो थर्डली ऑफ कोर्स जो एडटेक का डायमेंशन है, विच कैन द कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट के एक सिनर्जी बनाए. अब जैसे एडटेक के जो सीईओज वो कहते हैं कि भाई हम पे इतना जीएसटी क्यों लगाते हैं, तो हो सकता है हमको कुछ रियायत दे दें, हो सकता है हमको कुछ ज़मीन दे दें, पर उनको फिर कहें कि भाई आप समाज के लिए भी काम करें. Get engaged. We are giving you these concessions. Get engaged with using this technology to spread education at all levels at very reasonable rates, high quality education. तो क्वालिटी पे हमें, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हमने रिसर्च की अभी बात की थी. We have to emphasize raising the level of our education, ताकि जो गुरु है वो असल में गुरु हो. अभी तो सिर्फ नाम के गुरु है. वो पुराना चलता आ रहा है कि 1000 साल पहले गुरु एक खास इंसान हुआ करता था. तो अब तो बस इट इज जस्ट अ टोकनिज्म. ऑफ कोर्स, बिल्कुल. आई थिंक आई कंप्लीटली एग्री जो आपने कहा. स्पेशली सेकंड पॉइंट में कहूँगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि एक आईआईटी और एक एलपीयू में जमीन आसमान का फर्क नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो है तो एजुकेशन क्वालिटी तो अपनी जगह है. एलिटिज्म वाला बात आती है कि अगर आप आईआईटी से हैं तो आप स्पेशल हो जाएंगे क्योंकि और कोई यूनिवर्सिटी आपके दूर दूर तक नहीं है, तो वो भी एक खास एस्पेक्ट है. बट बहरहाल मैं कहूँगा बहुत ही उम्दा पॉइंट्स आपने डिस्कस करे हैं. इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू. एंड जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं इस बुक को स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ. मैंने बुक पढ़ी और मैंने समझा है कि कैसे कैसे जो चैलेंजेस एजुकेशन के रहे हैं, और राजेश जी जो कि भारत और अब्रॉड दोनों जगह से पढ़ चुके हैं, आई थिंक इज अ राइट पर्सन टू एक्चुअली टॉक अबाउट कि क्या फ्लॉज हैं और
कैसे हम और देशों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करके अपने एजुकेशन सिस्टम को ओवरहॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये बुक डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ। यदि आप एजुकेशन सिस्टम में या इंडिया के चैलेंजेस और इनकी प्रॉब्लम्स में रुचि रखते हैं तो डेफिनेटली इस बुक को आप जरूर पढ़ें। Rajesh, it's a pleasure talking to you and wish you all the best for this book. Thank you, Abhishek. Also a pleasure talking to you, and hope to see you again in a few months on some other similar important issue. But very nice speaking with you, and let's remain in touch. Definitely, sir. Thank you so much.